तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एंड आई होप हम लोग मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स जो अपने पार्ट 1 पढ़ा था वो आप लास्ट क्लास का रिवाइज कर कर यहाँ पर आए हो। गुड आफ्टरनून आर्यन, मनव, राज। गुड आफ्टरनून स्तुति, वेदांत, निशांत, कंगना। गुड आफ्टरनून मेरी, कुमकुम, वैष्णव। हेलो प्रियांशी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विनीत, रुचिका, शुभाशीष, श्रेया मिश्रा। क्या हो रहा है, लेग कर रहा है क्या। गुड आफ्टरनून अर्शी गुप्ता। हेलो नेहा, हेलो अलवीना। क्या हो गया है पीयूष। अरे वाह वाह, नाइस। रिवाइज कर कर आए हो ना। क्या हो रहा है, वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या। मैं चाहती हूँ एक तो ऐसा दिन आए जब आप बोलो कि दीदी वॉइस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। सी, आज हम लोग मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज करवानी है, इंक्रीज करवा देते हैं। डोंट वरी, वॉल्यूम इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज कराते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। डन। ठीक है, सॉर्टेड। अभी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ा देंगे, सुभाषिस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फाइनली चलो 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 स्टार्ट करते। हमने देखा था एक कंपनी में आप मेंबर कैसे बन सकते हो, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिकम मेंबर, और कैसे याद किया था हमने बस से। बी से क्या था, बेनिफिशियल ओनर हो तो आप मेंबर हो। ए से अग्रीमेंट इन राइटिंग, वहाँ पर ट्रांसफर से, ट्रांसमिशन से आप बन सकते हो। एस से सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन तीन तरीके से आप किसी भी कंपनी में मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हु कैन बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी, कौन मेंबर बन सकता है। कैन अ कंपनी बिकम अ मेंबर इन अनदर कंपनी, क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है क्या। 100% बन सकती, लेकिन सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती थी। वहां पर भी हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़े। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रहे हो चलेगा, ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहे हो चलेगा, या आप सब्सिडरी बने उससे पहले ही होल्ड कर रहे थे तो फिर वो चलेगा। सेकेंडली मुझे बताओ यहाँ पर, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म आपकी कंपनी की मेंबर बन सकती है कि नहीं बन सकती, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या सोसाइटी बन सकती है, यस बन सकती है। एलएलपी बन सकती है, 100% यहाँ पर बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है अगर उसके मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है तो। क्या कोई पाउनी जो है जिसके पास अपने शेयर्स प्लेज पर रखे, वो आपकी कंपनी में मेंबर बनेगा क्या, नहीं नहीं नहीं। पाउनी का कोई भी ओनरशिप इंटरेस्ट नहीं होता। इंसॉल्वेंट मेंबर रहेगा क्या, तो इंसॉल्वेंट मेंबर रहेगा जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, लेकिन सारी चीज़ें जो डिविडेंड वगैरह आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसके ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा। क्या कोई पगलाया हुआ पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन मेंबर बन सकता है, नहीं। जैसे ही हमें पता चलता है वो पगलाया हुआ है, वो अब मेंबर नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल, ही इज नॉट केपेबल टू बी अ मेंबर एंड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई माइनर मेंबर बन सकता है, वैसे तो नहीं बन सकता एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज वॉइड एब इनिशियो, लेकिन आप गार्जियन के थ्रू यहाँ पर शेयर्स होल्ड कर सकते हो, राइट। अच्छा, मेंबर तो हम बन गए, आपकी मेंबरशिप चली कब जाएगी, सीजेशन कब हो जाएगी आपकी मेंबरशिप का। यहाँ पर अगर डेथ हो गई है, अगर ट्रांसफर कर दिया है, इंसॉल्वेंट हो गए हो, सेल कर दिया है, फोर फीचर हो गया है, आपके शेयर्स का रिडम्पशन हो गया है, ठीक है, कंपनी वाइंडिंग अप हो गई है, इन सभी के सभी केसेस में हमारी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। हमने क्या देखा था, ज्वाइंट मेंबर्स, अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वो ज्वाइंट मेंबर्स कहलाएंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनता है एज पे सेक्शन 80
1948, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपको कब तक के लिए प्रिजर्व करना है, परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है। डिबेंचर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का रजिस्टर 8 years तक प्रिजर्व करना है, जब से उनका रिडम्पशन हुआ। सेम केस हमारा एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी था। यहाँ पर हमने देखा फॉरेन रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर की एक कॉपी आप आउट ऑफ इंडिया भी रख सकते हो यहाँ पर। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं फॉरेन रजिस्टर में, जो भी डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी विद इन 30 days। मेरा मन है, मैं मेंबर हूँ कंपनी की, मुझे इंस्पेक्ट करना है रजिस्टर को, क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकती हूँ? कर सकती हूँ बाबा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हूँ। लेकिन कभी करूँगी, रात में 2 बजे नींद नहीं आ रही, सोचती हूँ कि रजिस्टर इंस्पेक्ट कर दूँ, नॉट पॉसिबल। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स बिटवीन 9 AM to 6 PM ही आपको करना रहेगा। कोई और पर्सन करना चाहता है कर सकता है इंस्पेक्शन, लेकिन यहाँ पे फीस लगेगी, मैक्सिमम 50 रुपीज़ लग सकता है यहाँ पर, ओके। अच्छा, उसकी बात आई थी मुझे ना कॉपीज चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, तो क्या कॉपी मिलेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की? इन दैट केस आपको कॉपी मिल जाएगी, यू हैव टू पे द फीस। फीस कितनी देनी है यहाँ पे? 10 रुपीज़ पर पेज मैक्सिमम रहेगा। और जैसे ही आपने फीस पे करी है, वहाँ से 7 days के अंदर अंदर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सप्लाई यू द कॉपीज ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एंड दैट इज इट अबाउट हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज का क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो देख लो जरा। आज हम देखेंगे शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, सेक्शन 89, सेक्शन 90, रिपोर्टिंग कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है, वीटो पावर, एंड कुछ हम यहाँ पर राइट्स देखेंगे। मजा आ गया? अच्छे से रिकैप हो गया हमारा। यस बेटा, वॉइस इंक्रीज करवा रही हूँ मैं अंजलि, डो नॉट वरी, रुको 1 मिनट। मैंने बोला है वॉइस इंक्रीज करवाने को, जरा रुको। अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ, बहुत ज़्यादा वॉइस लो है क्या? क्योंकि अगर वॉइस ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे ना तो वो डिस्टर्बिंग साउंड आएगा बीच में आपको, जैसे पहले आता था ना। इसलिए वॉइस इतनी रख रखी है, मेरी आईटी पर्सन से भी बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा लो आ रहा है। मैं तो तेज ही बोल रही हूँ दीपांशु। ठीक है, मैं इंक्रीज करवा रही हूँ, है ना। मैंने बोल दिया है इंक्रीज हो जाएगा, डोंट वरी। नेट, ये ना जैकेट की वजह से ही साउंड का इशू हो रहा है। अच्छा, starting with the very first topic of our today's class, that is shareholders agreement। क्या होता है ये shareholders agreement? एक अग्रीमेंट बन जाता है सारे के सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कभी कभी ना अगर जॉइंट फैमिली है तो भाई बहन आपस में एक अग्रीमेंट बना लिया करेंगे, ठीक है। तो ये कर सकता है, ये काम मैं करूँगा। अच्छा, गर्मी है तो पानी की बॉटल्स तुम भर कर लाओगे, कोई गेस्ट है तो पानी मैं पिला दूंगा। तो ये एक अग्रीमेंट है, ठीक है। एक दिन टीवी पे तुम्हारा टर्न रहेगा, एक दिन टीवी पे हमारा टर्न रहेगा। व्हाट इज इट? इट इज एन अग्रीमेंट, राइट से। अच्छा, 2 घंटे तुम फोन चलाओगे, फिर मैं फोन चलाने वाला हूँ। तो ये सभी अग्रीमेंट हो जाते हैं। वैसे ही कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आपके बिजनेस में, और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में द शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू डिसाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज़, किस तरह से उनकी राइट्स रहेगी, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, कौन क्या काम करने वाला है। तो ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपकी इंडिया में भी होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, बड़े ही कॉमन हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन कर ली है, बिकॉज देर आर न्यूमरस सिचुएशंस जहाँ पर लोग अग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं। जो फैमिली बिजनेसेस है, फैमिली कंपनीज हैं आपकी, जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन सभी में क्या होगा, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में यहाँ पर एंटर करेंगे। बच्चा प्रॉब्लम नहीं है ना? इज एवरीथिंग फाइन? इज ईच एंड एवरीथिंग फाइन?
अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, हमें ये तो पता चल गया हम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बना रहे हैं, लेकिन क्या ये शेयर होल्डर अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल है? अगर किसी शेयर होल्डर ने अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं किया तो क्या आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो? क्या उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या? दिस इज द क्वेश्चन। तो ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एनफोर्सिबल है या फिर नहीं है, हम ये देखने वाले। सो टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड में तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट आपके एनफोर्सिबल है, चाहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो चाहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हो। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ऊपर कौन? हमारे इंडिया में सबसे ऊपर है कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमारे यहाँ पर हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट को मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम बनेगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनेगा। यहाँ पर बोलता है इफ एट ऑल आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है, हमने कंपनी में शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनाया है, तो ही शेयर होल्डर अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा। तो इंडिया के कोर्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर शेयर होल्डर अग्रीमेंट कंसिस्टेंट है कंपनीज एक्ट के साथ और वो क्लॉजेस लिख रखी हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो ही हम एनफोर्सिबल मानेंगे, अदरवाइज एनफोर्सिबल नहीं होगा। यस, परफेक्ट परफेक्ट प्रियांशी, नेहा जा, ठीक है, क्लियर हो गया। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एनफोर्सिबल कब माने जाएंगे? इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अदरवाइज नहीं। और इंग्लैंड की बात करें तो वो एनफोर्सिबल है, चाहे आर्टिकल्स में लिखा हो और चाहे ना लिखा हो। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा अभी मुझे बताओ एक चीज, एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू करती है, तो कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम आएगा? हमने पढ़ा है NSDL CDSL डिपॉजिटरीज का नाम आता है, वो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं। और हम कौन हो गए? हम होते हैं दीदी बेनिफिशियल ओनर। तो तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं इन लोगों को कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ना चाहिए कि कौन रजिस्टर्ड ओनर है, कौन बेनिफिशियल ओनर है? कंपनी को भी पता चले ना कि ये वोट किसको करना है, डिविडेंड किसको मिल रहा है, बोनस शेयर्स किसको मिल रहे हैं। तो अभी हम एक सेक्शन देखने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 89। सेक्शन 89 टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, कि कैसे आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देते हो। ठीक है, अभी देखो रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है, हमने देखा है दीदी रजिस्टर्ड ओनर मतलब वो पर्सन है जिसका नाम एंटर्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, लेकिन उसे कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। सो इन शॉर्ट क्या मैं कह सकती हूँ, ये तो ऑब्वियसली आपके डिपॉजिटरीज होने वाले हैं। हाँ मैम, ये हमारी डिपॉजिटरीज हैं। सो इनका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में, बट इनका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। वही हु इज बेनिफिशियल ओनर, इसका नाम रजिस्टर में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है। मीन्स दे आर गेटिंग द डिविडेंड, दे हैव अ राइट टू वोट, दे आर गेटिंग द बोनस शेयर्स, दे आर गेटिंग द राइट इशू। ओके, ये दोनों हमें पता चल गए, ही इज द रजिस्टर्ड ओनर एंड इट इज द बेनिफिशियल ओनर। तो अभी इन दोनों को ही एक डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी को, दे बोथ हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी। क्वेश्चन आता है कौन से फॉर्म में, तो एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कंपनी को, रजिस्टर्ड ओनर एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा MGT 4 में कंपनी को, और क्या बोलेगा कि सुनो सुनो कंपनी, मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर्ड ओनर बने, वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है आपकी, सुनो सुनो कंपनी, मैं अपनी रजिस्टर्ड ओनर है। अच्छा, बेनिफिशियल ओनर भी है, तो जब से आप बेनिफिशियल ओनर बने वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से 30 डेज के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि सुनो कंपनी, मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। मैम फॉर्म्स याद करनी है अगर आपका क्वेश्चन आता है तो? जी हाँ, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्म। MGT 4 में रजिस्टर्ड ओनर डिक्लेरेशन देगा, MGT 5 में बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर डिक्लेरेशन देगा। अभी कंपनी के पास डिक्लेरेशन चला गया, कंपनी गेट्स टू नो हु इज द रजिस्टर्ड ओनर एंड हु इज द बेनिफिशियल ओनर। तुम्हें क्या लगता है कंपनी किसको बताएगा? क्या लगता है तुम्हें कि कंपनी किसको बताएगा ये चीज? व्हाट डू यू थिंक? अरे यार, कंपनी किसको बताता है? कंपनी हर चीज जाके किसको चुगली करता है? ROC को बताएगा। सो यहाँ पर कंपनी जाके ROC को बताएगा। जैसे ही कंपनी को डिक्लेरेशन मिला है, कंपनी विद इन 30 डेज किसको बताएगा? ROC को, कि ROC ये मेरा रजिस्टर्ड ओनर है, ये मेरा बेनिफिशियल ओनर है। और इसका फॉर्म क्या है? MGT 6 में एक डिक्लेरेशन दे देगा 30 डेज के अंदर अंदर। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दीज टाइमलाइंस, इजी पीजी है ना? परफेक्ट प्रियांशी, बानी, अर्शी, साक्षी, एकदम सही, वेरी गुड।
हाँ जी। तो फॉर्म्स कैसे याद करोगे? MGT 4, MGT 5, MGT 6, और सभी में टाइमलाइन क्या है? 30 डेज, 30 डेज और 30 डेज की। एज सिंपल एज दैट। रजिस्टर्ड ओनर डिक्लेरेशन देगा MGT 4 में 30 डेज के अंदर अंदर, बेनिफिशियल ओनर MGT 5 में 30 डेज के अंदर अंदर, कंपनी को डिक्लेरेशन दिया, कंपनी 30 डेज में MGT 6 में किसको बताएगी? ROC को बताएगी। सिंपल है, इजी पीजी है। सेक्शन 89 क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यस काजल आज पहले ही लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जहां नीड होगी वहां पर मैं और लिख दूंगी, आपको हैंड रिटन दे देंगे। ओके, लेट्स सी सेक्शन नंबर 90। सेक्शन 90 क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन अ कंपनी। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बहुत मजा आएगा, इससे रिलेटेड हम मॉड्यूल में क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट चीज बोलता है कि कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन। देखो, सबसे पहले आप मेरे साथ सेक्शन पढ़ने वाले हो, दैट इज सेक्शन नंबर 90। फिर पूरा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मैं देने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन 90 क्या बोलता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल, इट मींस कोई भी नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन जो अकेला या फिर किसी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर, ट्रस्ट के साथ मिलकर, कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है 25%, कितना कितना? 25%, या फिर सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब कहाँ लिखा हुआ है बच्चा लोग? ये लिखा हुआ है हमारे रूल्स के अंदर। ठीक है, शेयर्स में होल्ड करता है या फिर उसका कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, तो उस पर्सन को हम बोलने वाले SBO। SBO का कॉन्सेप्ट लगता कब है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? SBO। क्वेश्चन आता है ये लगेगा कब? देखो, जब तुम डायरेक्टली कंपनी में होल्ड कर रहे हो, सामने दिखा कर होल्ड कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आएगी कब? दीदी हम छुप छुप के होल्ड कर रहे हैं, हम हमारा चेहरा किसी को नहीं बता रहे हैं, हम छुप छुप के होल्ड कर रहे हैं, किसी के पीछे से शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, किसी के पीछे छुप के होल्ड कर रहे हैं, तब आएगा आपका कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। अभी इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन, तो सेक्शन में लिखा हुआ है 25% या उससे ज्यादा, और सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो रूल्स की बात करते हैं यहाँ पर। रूल्स में क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी। देखो, ये है आपके रूल्स। आपको ध्यान रखना है SBO का रूल्स। SBO रूल्स है 2018, विच इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2018। ये रूल्स यहाँ पर क्या बात करते हैं? एनी ऑफ द पर्सन जो एक्ट कर रहा है अलोन या टुगेदर, अकेला या किसी के साथ एक्ट कर रहा है, और वो इनमें से कुछ भी होल्ड करता है, देन ही इन दैट केस ही विल बी अ SBO। क्या होल्ड करता है? ध्यान से पढ़ना। अगर वो इनडायरेक्टली, पूरे चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्टली। बेटा डायरेक्टली होल्ड कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन इफ यू आर होल्डिंग इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर आप होल्ड कर रहे हो किसी के साथ, किसी भी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ, कितना? 10% ऑफ द शेयर्स। अगर इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। अगर टोटल डिविडेंड में से मोर देन 10% आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आप कंट्रोल करते हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें से अगर कुछ भी आप कर रहे हो, यू विल बी टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या ये समझा? नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर, कम से कम 10% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हो, 10% और मोर वोटिंग पावर है, 10% और उससे ज्यादा डिविडेंड यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। ये तीनों चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। SBO कौन? SBO एक ऐसा पर्सन है जो इनडायरेक्टली कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखा है, इनडायरेक्टली कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड कर रहा है, 10% या उससे ज्यादा उसे डिविडेंड मिल रहा है, या फिर वो डायरेक्टली किसी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका कंट्रोल कर रहा है कंपोजिशन। क्या ये चारों चीजें दिमाग में क्लियर गई कि SBO होता कौन? फिर भी मैम हम कह सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझ आया, बहुत क्लियरली समझने आया, बिल्कुल मैं समझती हूँ। सो अभी हम और इसे क्लियरली एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जब तक आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा ना, हम SBO ही पढ़ते रहेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई विल नॉट गो अंटिल एंड अनलेस आपके मन में एक भी डाउट रहता है। ठीक है,
आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर एक पर्सन है हमारा, किसका नाम लिया जाए? ठीक है, कोई बताइए जरा। चलो लेट्स अज्यूम हम नाम लेते हैं उमेश का, है ना। यहाँ पर है उमेश, और उमेश क्या कर रहा है, हमारी कंपनी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, उमेश कंपनी में 7% शेयर्स होल्ड कर रहा है एकदम डायरेक्टली, है ना। उमेश गोलमाल लिमिटेड में 7% शेयर्स यहाँ पर होल्ड कर रहा है। और साथ ही साथ तुम्हें पता है उमेश एक HUF का कर्ता भी है, और ये जो HUF है ना, ये 5% शेयर्स होल्ड कर रही है गोलमाल लिमिटेड में। ठीक है, सो कहने से कि कहीं ना कहीं HUF में अगर उमेश करता है तो पूरी HUF में किसका कंट्रोल है, यहाँ पे उमेश का ही कंट्रोल है। तो तुम्हें नहीं लगता है HUF में अगर उमेश का कंट्रोल है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली उमेश ही 7% प्लस 5% शेयर्स होल्ड कर रहा है। सो 12% शेयर्स उमेश ही होल्ड कर रहा है। काफी लॉजिकल है, ठीक है। उमेश डायरेक्टली 7% शेयर्स होल्ड कर रहा है, HUF का एक करता है, और ये HUF जो है वो गोलमाल लिमिटेड में 5% शेयर्स होल्ड कर रही है। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली किसका कंट्रोल रहेगा, उमेश का कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे 12% हो गया, 7 प्लस 5%, तो मोर देन 10% है, 10% या उससे ज्यादा है। तो क्या उमेश SBO है क्या? मेरा क्वेश्चन है, क्या उमेश SBO है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है क्या? बताओ बताओ बताओ, क्या उमेश सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है? यस, 101% है, वेरी गुड, ऑसम। यहाँ पर उमेश क्या होगा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होगा। तो इससे हमें दीदी थोड़ा थोड़ा ये समझ आया है, यहाँ पर या तो आप डायरेक्टली होल्ड कर रहे हो, डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली किसी के साथ भी मिलकर होल्ड कर रहे हो, इन दैट केस यू विल बी टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कभी भी हम SBO का कंसेप्ट कब देखने वाले, जब वो इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है। SBO कब देखा जाएगा, अगर आप इनडायरेक्टली पूरा होल्ड कर रहे हो या फिर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग है। इन दोनों ही केसेस में आप देखोगे SBO। सो इस केस में अगर आप किसी ट्रस्ट के थ्रू होल्ड कर रहे हो, किसी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू होल्ड कर रहे हो, किसी LLP के थ्रू होल्ड कर रहे हो, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू होल्ड कर रहे हो, तो भी आप SBO कहलाओगे। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नो वरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, टेंशन मत लो। जब तक क्लियर नहीं होगा तुम और मैं यहीं पर ही है। ये एक पर्सन है, अच्छा मुझे बताओ, अगर ये डायरेक्टली 12% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है, 12% वोटिंग राइट्स होल्ड कर रहा है कंपनी में, क्या ये SBO है क्या? क्या ये, लेट्स अज्यूम मिस्टर ए, क्या ये मिस्टर ए SBO कहलाएगा? बताओ जरा। एग्जाम में बेटा आपको 10% ही लिखना है, गरिमा सब बताऊंगी टेंशन मत लो। एग्जाम में यू हैव टू राइट 10%, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी 10% ही देखना है, 25% नहीं देखना है ना, हम ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये कभी भी SBO नहीं कहलाएगा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आप छुप कर होल्ड कर रहे हो, अरे डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है ना बाबा। तो ही विल नॉट बी टर्म्ड एज SBO, ही इज नॉट अ SBO, क्योंकि वो क्या है, पूरी की पूरी इसकी डायरेक्ट होल्डिंग है। वेरी गुड, चलो ये चीज हमें क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये एक पर्सन है जो कि लेट्स अज्यूम 2% शेयर्स होल्ड करता है कंपनी में। ये है हमारी छोटू लिमिटेड, ठीक है। और ये पर्सन, एक कंपनी है मोटू लिमिटेड, उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, टोटल इसी की होल्डिंग है लेट्स अज्यूम। और मोटू लिमिटेड जो है आपकी छोटू लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रही है 9% शेयर्स। तो मुझे बताओ, क्या ये मिस्टर बी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है या फिर नहीं है? समझा ना, ये मिस्टर बी कंट्रोल कर रहा है 100% मोटो लिमिटेड में, और मोटो लिमिटेड इज होल्डिंग 9% शेयर्स इन छोटू लिमिटेड। तो मुझे बताओ मिस्टर बी SBO है या नहीं है? अगर आप डायरेक्ट होल्डिंग देख रहे हो मिस्टर बी की, सो दीदी डायरेक्ट तो वो 2% शेयर्स होल्ड कर रहा है, पर बेटा ये इनडायरेक्ट भी तो देखो ना, इनडायरेक्ट तो 9% शेयर्स मोटो लिमिटेड ही होल्ड कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। कहने से ये जो डायरेक्ट
प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग है, वो कितनी हो गई है, 2% प्लस 9% 11% होगी, 10% या उससे ज़्यादा है। सो मिस्टर बी क्या हो जाएगा, मिस्टर बी विल बी टर्म्ड एज SBO। अभी गया दिमाग में, अभी अभी गया दिमाग में, पूरा चार्ट बनवाऊंगी SBO का, ठीक है, डोंट वरी, SBO का पूरा चार्ट बनेगा। सो इन शॉर्ट आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, SBO कौन, SBO मतलब ऐसा पर्सन, अभी आपको मेरे साथ बोलना है, अगर आप चाहते हो SBO दिमाग में बैठे, ईच एंड एवरी वन हैव टू स्पीक विथ मी, जोर से बोलना है, चीख कर चिल्ला के बोलना, मन में नहीं बोलने का, जोर जोर से बोलना है, ईच वन ऑफ यू हैव टू स्पीक, है ना। SBO कौन, सेक्शन नंबर 90 बोलता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मतलब ऐसा पर्सन जो कि शेयर्स होल्ड कर रहा है मोर देन 25%, तो वो SBO है, या फिर सच अदर जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। रूल्स की बात करते हैं तो SBO रूल्स 2018 चार चीजें बोलते हैं, यहाँ से चार एरोज जा रहे हैं। ऐसा पर्सन जो इनडायरेक्टली या किसी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा है, 10% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट होल्ड कर रहा है, 10% या उससे ज़्यादा उसे डिविडेंड मिल रहा है, या फिर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो पर्सन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर कहलाएगा। सिंपल। SBO का जब भी कॉन्सेप्ट देखोगे यू विल सी द इनडायरेक्ट होल्डिंग या फिर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या ये क्लियर हुआ है, मजा आ गया, अभी रिवाइज हो गया है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए चार्ट बना देती हूँ। SBO जब भी पूछा जाएगा SBO कौन, आपको वो 10% वाला ही ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, 25% वाला ध्यान नहीं रखना है, आपको 10% वाला ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी नेचुरल पर्सन, ठीक है, अलोन और टुगेदर, अलोन या फिर टुगेदर, कितना होल्ड कर रहा है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो वो इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है और विथ एनी डायरेक्ट होल्डिंग, या किसी भी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ कितना होल्ड कर रहा है, होल्ड्स 10%। बेटा ये लिख दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस, मेरे साथ लिखो, है ना, ठीक है। होल्ड करता है 10% और मोर शेयर्स इन द कंपनी, यही सेम चीज, या फिर वो होल्ड कर रहा है 10% और मोर वोटिंग पावर, या फिर टोटल कंपनी जितना डिविडेंड दे रही है उसमें से कितना मिल रहा है आपको, 10% डिविडेंड यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। बेटा आर्यन ठाकुर वही बोल रहे हैं जो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो आप इधर ध्यान लगाओगे तो आपको भी समझ आ जाएगा जैसे बाकी बच्चों को समझ आए, राइट। होल्ड आपको रिसीव हो रहा है 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का कितना मिल रहा है आपको, 10% मिल रहा है, या फिर आप कंट्रोल कर रहे हो कंपनी में, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपकी है, इन दैट केस यू विल बी टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इनमें से कोई भी एक चीज अगर है तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे। क्या ये क्लियर है। अच्छा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट कब देखोगे, अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रही हूँ, SBO कॉन्सेप्ट will be seen if there is कौन सी होल्डिंग, इनडायरेक्ट होल्डिंग, if there is indirect holding और या तो आपकी पूरी की पूरी इनडायरेक्ट होल्डिंग है या फिर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग है, राइट, और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग। या फिर आपकी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग है। इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू, क्या ये नोट डाउन किया आप लोगों ने,
गरिमा प्लीज आप बैक करके लिख दो, है ना। ऐसे रुकेंगे ना तो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे हम। यस यस दीपांशु, बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये देख लो। अभी कोई डाउट है यहाँ पर तो मुझसे पूछो। एक नोट और लिखवा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। नोट 2, if anyone is holding डायरेक्टली, अगर वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली होल्ड कर रहा है तो उसे एसबीओ नहीं मानेंगे। देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसबीओ। अच्छा, आपके दिमाग में अगर थोड़े बहुत डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। यस शर्वरी, एकदम परफेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग होनी ही चाहिए। किसी के थ्रू लिखा हुआ है ये विनीत। अच्छा, मैं मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करवा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। जरा देखते हैं हम लोग। यस सुभाषीष मैम, अगर डायरेक्टली 20% होल्ड कर रखा है तो वो एसबीओ नहीं है। बिल्कुल एसबीओ नहीं है, डायरेक्टली आप कितना भी होल्ड करो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसबीओ। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस चेतना शर्मा, यस राधे। ठीक है, आपको डीपीपी जो मिलते हैं ना राधे, उस केस में क्या होता है, सारे 5 ईयर क्वेश्चन ही है उसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके सामने है, प्लीज ट्राई हियर। S holds 8% of equity while M holds 7% of equity in A Limited and they are deemed to act together। क्या बोल रहा है, A Limited में S होल्ड करता है 8% इक्विटी और M कोई दूसरा पर्सेंट है वो 7% इक्विटी होल्ड कर रहा है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि ये दोनों पर्सन साथ में काम कर रहे हैं और ये लोग एसबीओ है? क्या ऐसा माना जाएगा क्या? यू हैव टू आंसर हियर, है ना। समझ गए ना। ये हमारी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड में एस कोई पर्सन है, ये होल्ड कर रहा है। और देन हमारा एक और पर्सन कौन था, एम, और एम होल्ड कर रहा है 7%। ये 8% होल्ड कर रहा है, ये 7%। सो माई क्वेश्चन इज, क्या आप ऐसा मानोगे दे आर डीम्ड टू एक्ट टुगेदर, कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं और ये दोनों सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है? क्या ये एसबीओ कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? क्या हो गया अभी वॉइस को? परफेक्ट, नहीं कहलाएंगे। ऐसे तो कितने सारे लोग होंगे ना। हो सकता है कंपनी में प्रियांशी 5% होल्ड कर रही है, चेतना 7% होल्ड कर रही है, तो इट डज नॉट मीन्स दे बोथ आर एसबीओ। वो एसबीओ नहीं कहलाएंगे, दे विल नॉट बी डीम टू एक्ट टुगेदर। वेरी गुड, ऑसम गाइस, अरे वाह। जिसने नहीं बोला ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। अभी समझ आया क्यों नहीं होगा। यार ऐसा बहुत बार हो सकता है कंपनी में शैलेश ने 6% होल्ड कर रखा है, कुछ ने यहाँ पर 8% होल्ड कर रखा है, वो दोनों अलग अलग है, दे विल नॉट बी डीम टू एक्ट टुगेदर। ठीक है, जरा एक्सप्लेनेशन देखो। S holds 8% of equity while Mr. M holds 7% of equity. They are deemed to act together. S and M are not SBO. वो दोनों SBO नहीं है क्योंकि उनकी कोई इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं है और उसकी एक्टिंग टुगेदर क्या है, इररेलेवेंट है यहाँ पर। नहीं नहीं सुभाषिस, दे आर नॉट होल्डिंग इट टुगेदर। साथ में होल्ड नहीं कर रहे बेटा, डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं ना वो। और जब भी आप डायरेक्ट होल्डिंग करोगे, इन दैट केस आप एसबीओ हो ही नहीं। इनडायरेक्ट होल्डिंग तो है ही नहीं यहाँ पर। सी हियर, नो इनडायरेक्ट होल्डिंग, नॉट रेलिवेंट। ये इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, ये डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं। समझा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे जाऊं मैं या कोई डाउट है तो लेट मी नो। नेक्स्ट बोलता है एस होल्ड 8% ऑफ इक्विटी इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में एस कितना होल्ड कर रहा है, 8% होल्ड कर रहा है यहाँ पर डायरेक्टली, है ना। ओके, एस इज ऑल्सो द कर्ता ऑफ एच यू एफ।
एस एक HUF का कर्ता भी है विच होल्ड्स 7% इक्विटी इन ए लिमिटेड। अभी यू हैव टू टेल मी क्या एस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, क्या एस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। सुभाषिस ज्वाइंट होल्डिंग है और डायरेक्ट होल्डिंग है बेटा, तो जब भी डायरेक्ट होल्डिंग है इन दैट केस क्या होगा, वो SBO नहीं कहलाएगा, है ना। ओके सुभाषिस दास। सेकंड का मुझे बताओ, सेकंड क्या लगता है तुम्हें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। एस क्या करता है, ए लिमिटेड में 8% होल्ड कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ऐसे देखेंगे एस ए लिमिटेड में 8% डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, साथ ही साथ ही इज ऑल्सो HUF करता, HUF का करता है। और ये जो HUF है वो कितना होल्ड कर रही है आपके ए लिमिटेड के अंदर, 7% होल्ड कर रही है। यू हैव टू टेल मी क्या ऐसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं नहीं SBO नहीं है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग द पोल टू सी कि आपका दिमाग क्या कहता है, ए यस है, बी नो है, बताओ जरा। क्या ये जो पर्सन है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। पोल है तो प्लीज है ना आंसर अभी करना लाइव चैट में, सो दैट आई गेट टू नो कितने बच्चों को डाउट हो रहा है और कितने बच्चों को दिमाग में समझ आ रहा है और क्लियर जा रहा है। यस बानी कौर, या तो पूरा इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो या फिर आप डायरेक्टली होल्ड, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। परफेक्ट अर्शी गुप्ता, एकदम परफेक्ट। ए या बी, ए है यस और बी है नो, SBO है या SBO नहीं है, फटाफट से आंसर्स दे दो। इजी लग रहा है अब तो SBO दिमाग में जा रहा है, वंस यू विल रिवाइज इट अगेन तो आपको और स्मूथली ये कॉन्सेप्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ओके। देखो ये कुछ तो ऐसे बच्चे रहेंगे ही रहेंगे, वन सी तो ऑप्शन में ही नहीं था, हाँ ठीक है ग्रेट। क्या ये अभी क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन एडिशनली मैं देती हूँ, बोनस क्वेश्चन है ये मेरा। तो बोनस क्वेश्चन इज, एक पर्सन है जिसका नाम है लेट्स अज्यूम कैलाश। कैलाश ना करता है एक HUF का, और ये जो HUF है वो कंपनी के अंदर होल्ड कर रही है, कितना होल्ड कर रही है कंपनी के अंदर, 12% शेयर्स होल्ड कर रही है। सिर्फ मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कैलाश SBO कहलाएगा क्या। कैलाश डायरेक्टली कुछ होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। कैलाश एक HUF में करता है और ये HUF होल्ड कर रही है 12% शेयर्स इन द कंपनी, सो विल कैलाश बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बहुत सोच समझ के आंसर करना, अगर आपने इसका सही आंसर कर दिया तो बस मैं मान जाऊंगी कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है। आराम से सोच समझ के आंसर करो। हाय यस वेरी गुड क्वेश्चन मनव, अपर्णा वेरी गुड, प्रियांशी, पीयूष, कोयल, चांदनी, साक्षी, संजय, गरिमा, साहिल, स्वाति, विनीत, अरे वाह यस वानी, प्राची, आय हाय। चलो तो फाइनली 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 आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आपको बहुत आराम से समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपका आंसर था यस, ठीक है, मैं समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट भी। कैलाश की डायरेक्ट होल्डिंग कुछ भी नहीं है, ओके। कैलाश HUF के थ्रू क्या कर रहा है, 12% शेयर्स होल्ड कर रहा है। सो कहने से यहाँ पर कैलाश इनडायरेक्टली शेयर्स होल्ड कर रहा है, और इनडायरेक्टली अगर 10% से ज्यादा शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो तो आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे। हियर इन दिस एग्जांपल कैलाश इज कंसिडर्ड एज SBO। वेरी गुड गाइस, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम डन 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 डन। चलो ग्रेट ऑसम। अच्छा एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है, हम वो भी देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है मेरे साथ आपको देखना है। So the capital structure of a company ABC Limited is as following। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। इक्विटी शेयर से 2000 के, कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है विच इज CCDs वो है 3000 के, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है 1000 के। सो हमें पता चल गया कि जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितना हो गया, टोटल शेयर कैपिटल यहाँ पर 6000 हो गया है। मिस्टर ए
होल्ड करता है 520 इक्विटी शेयर्स कंपनी के अंदर। सिंपली आपको ये बताना है क्या मिस्टर ए एसबीओ है, क्या उसे डिस्क्लोजर यहाँ पर देना है या नहीं देना है। कैसे बताओगे? टोटल कैपिटल यू गेट टू नो कि दीदी टोटल कैपिटल 6000 है, कोई पर्सन है जो 520 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, सो यू हैव टू चेक उसका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज कैसे चेक करते हो? बचपन में किया होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। वैसे ही इसके 520 है तो 520 डिवाइड बाय 6000 करोगे, इनटू 100 करोगे, बेसिक नॉर्मल मैक्स चाहिए। 520 डिवाइड बाय 6000 इनटू 100 जैसे ही आपने किया, you will get 8.667%, so which is रफली 9% में मान लूंगी। एंड बिकॉज उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 9%, अप्रॉक्स 10% या उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसे डिक्लेरेशन नहीं देना है एज पर एसबीओ। उसका परसेंटेज लेस है, मिस्टर ए बेनिफिशियली 10% से कम है, फिर डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है एकदम? डन डनाडन डन है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो एसबीओ का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है। अच्छा, एसबीओ आया कब था? एसबीओ रूल्स थे 2018, है ना, मतलब 2018 से पहले कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाले रूल्स नहीं होंगे। हमें ये पता चल गया दीदी कि एसबीओ कौन है, कौन आखिरकार एसबीओ कहलाएगा। वंस वी गेट टू नो दैट ही इज ए एसबीओ, उसके बाद क्या करना है? दस एसबीओ नीड्स टू गिव सम डिक्लेरेशन, क्या उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि यहाँ पर होगा क्या। सी, अभी इनिशियल डिस्क्लोजर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इररेलेवेंट है, क्योंकि ये तब की बात है जब रूल्स आए थे, मतलब जस्ट आफ्टर 2018 की बात है, तो ये आपको नहीं देखने हैं। अभी क्या करना है? एवरी इंडिविजुअल जैसे ही वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनता है या फिर जैसे ही उसकी ओनरशिप में चेंज आ जाता है, उसे एक डिक्लेरेशन देना है कंपनी को बैन 1 में। जैसे ही आप एसबीओ बने, आपको क्या करना है? कंपनी को बताना है, सुनो 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 कंपनी, मैं एसबीओ हूँ, मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूँ। जो भी फॉर्म्स आप पढ़ने वाले हो वो फॉर्म्स कैसे रहने वाले हैं? BEN1, BEN2, बैन रहेगा यहाँ पर, नाम क्या रहेगा? बैन रहेगा। सो वंस यू अक्वायर्ड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, या फिर जो भी चेंज आता है आपकी ओनरशिप में, आपको कंपनी को बताना है 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। सो ये पर्सन को एक डिक्लेरेशन फाइल करना है बैन 1 में, कंपनी को विद इन 30 डेज। ओके, सिंपल है। क्या लगता है आगे क्या होगा? जैसे ही कंपनी को डिक्लेरेशन मिला, कंपनी कहाँ जाएगी बाबा? भागी भागी दौड़ी दौड़ी कहाँ जाएगी हमारी कंपनी? कंपनी चली जाएगी आरओसी के पास और आरओसी को बताएगी। जैसे ही डिक्लेरेशन मिला एसबीओ से, ये जो रिपोर्टिंग कंपनी है ये एक रिटर्न फाइल करेगी फॉर्म बैन 2 में, और ये किसे बताने वाली? यहाँ पर आरओसी को बताएगी 30 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही डिक्लेरेशन मिला, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप किसको बताओगे? आरओसी को बताओगे। सो कहना ही सही है, जो कंपनी है फॉर्म बैन 2 में 30 डेज में डिक्लेरेशन दे देगी हमारे आरओसी को। सिंपल चल रहा है सब कुछ। बैन 1 में आप एसबीओ थे, आपने कंपनी को बताया 30 डेज में, कंपनी चली गई आरओसी के पास और आरओसी को बताएगी सुनो सुनो आरओसी, ये मेरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सो टाइम लिमिट इज नॉट एन इशू, बिकॉज सेक्शन 89 में भी हमने 30 डेज पढ़ा था एंड सेक्शन 90 में भी हम 30 डेज ही पढ़ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट? यहाँ तक एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है? बैन 1 बैन 2 ये सब बैन 10 को भूल जाओ, अब इट इज बैन 1 एंड बैन 2। ओके, तो अभी क्या हो रहा है इन दिस केस? सी, इंडिविजुअल की ड्यूटी, इट मीन्स कहना इसे, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कि उसे कंपनी को बताना होता है दैट सुनो सुनो कंपनी, मैं यहाँ पर एसबीओ हूँ, ठीक है। अगर कंपनी को लगता है कि ये जो पर्सन ये एसबीओ है, ये छुपा बैठा है पर ये बता नहीं रहा ये इंडिविजुअल एसबीओ है, तो उस केस में कंपनी उसे नोटिस भेजेगी कि सुनो क्या तुम एसबीओ है क्या। उस इंडिविजुअल को रिप्लाई करना है 30 डेज के अंदर अंदर। इफ द रिप्लाई ऑफ दैट इंडिविजुअल इज अनसेटिस्फैक्ट्री, है ना, उसका रिप्लाई अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आता है तो क्या होगा? अब ये कंपनी जाएगी और कंपनी डायरेक्टली चली जाएगी ट्रिब्यूनल के पास 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। 15 दिनों के अंदर अंदर चली जाएगी, बिकॉज उसे लग रहा है ये पर्सन, ये इंडिविजुअल एसबीओ है लेकिन ये बता नहीं रहा है। सो इन दैट केस अगर कोई भी पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, कंपनी ने यहाँ पे नोटिस दिया था एसबीओ को कि क्या तुम एसबीओ बताओ 30 डेज में, अगर आप 30 डेज में नहीं बता पाते हो
या फिर आप जो भी बताते हो वो रिप्लाई कैसा है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो कंपनी को लगेगा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। कंपनी ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगी, कब से 30 डेज खत्म हो गए हैं यहाँ पर, उसकी 15 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगी और बोलेगी हमें इस पर्सन पे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, क्या ये नो नो जी के देयर इज नो टर्न ओवर रिक्वायरमेंट बेटा, क्या ये क्लियर है? बैंड 1, बैंड 2, बैंड 4। अच्छा, क्वेश्चन आता है अगर रिपोर्ट नहीं किया तो क्या, अगर आपने कंपनी को बताया ही नहीं दैट यू आर द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, अगर तुम पढ़े ही नहीं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देयर आर चांसेस कि आप पास ना हो, ठीक है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड, क्या रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, हम वो देख रहे हैं। सो इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज टू ट्रांसफर द शेयर्स, आपका जो भी इंटरेस्ट शेयर्स पे है आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी और के फेवर में यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, सस्पेंशन ऑफ द राइट टू रिसीव डिविडेंड या कोई भी चीज, अभी भैया तुम बता नहीं रहे हो तुम बेनिफिशियल ओनर हो, तुम रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन दैट केस जो डिविडेंड आपको मिलने वाला है, राइट टू रिसीव डिविडेंड का जो राइट है वो हम सस्पेंड कर देंगे। या हो सकता है आपको शेयर्स पे बोनस शेयर्स मिल रहे हो, वो फ्री वाले शेयर्स मिल रहे हैं, वो भी आप सस्पेंड कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द वोटिंग राइट्स, वोट नहीं किया दिया जाएगा, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू वोट ऑन एनी ऑफ द मैटर, आपको वोट नहीं करने देंगे। एंड लास्टली, कोई और रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं, जो भी राइट अटैच्ड है उस पर, हो सकता है आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स ना मिले, हो सकता है राइट शेयर्स ना मिले, तो कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर हम लगा सकते हैं इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड। सो मेरे साथ साथ बोलो इफ यू वांट कि यही रिकॉल हो जाए बेटा, मैं नहीं चाहती आप ज्यादा प्रेशर लेकर जाओ, तो आपको मेरे साथ बोलना है। ओके, आंखें बंद करो और सोचो, रिपोर्ट नहीं किया तो 4 चीजें के कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहला सस्पेंड कर देंगे, आपका ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं मिलने वाला, वोट नहीं कर सकते हो, या किसी भी तरह का राइट जो होगा, जो भी रिस्ट्रिक्शन है शेयर से अटैच, वो हम सस्पेंड कर देंगे। एज सिंपल एज इट इज। डू यू वांट मी टू रिपीट द होल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप कॉन्सेप्ट? क्या आप चाहते हो मैं पूरा SBO सेक्शन नंबर 90 पूरा रिवाइज करूं शुरू से लेकर एंड तक? चाहते हो? मैंने सुन लिया आपके मन की आवाज कि अब बस ये सोच ही रहे थे कि दीदी एक बार पूरा रिवाइज करा दो ना। आई विल डेफिनेटली आई विल, पर प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट, मैं शुरू से लेके एंड तक की क्लास में बोलती रहूंगी कि आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। हर एक कंपनी में एप्लीकेबल होता है सुभाषीष, अगर कुछ नहीं लिख रखा है इट मींस इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। हर कंपनी पे एप्लीकेबल है बेटा, हर कंपनी में। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना तो वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी, अदरवाइज अगर नहीं लिख रखा है सब पे मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है। यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, मुझे दिल की आवाज सुननी है तुम लोगों की। स्टार्ट करें? चलो चले, ओके। सो स्टार्ट करो मेरा नादान परंदो। सेक्शन नंबर 90, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, सेक्शन के अकॉर्डिंग है हमारे 25%, पर हमारे लिए रेलिवेंट है 10%। SBO कौन? ऐसा पर्सन जो इनडायरेक्टली या किसी भी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ होल्ड कर रहा है 10% ऑफ द शेयर्स या उससे ज्यादा, 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स और मोर, अगर उसे रिसीव हो रहा है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड और मोर, या फिर वो कंपनी पे कंट्रोल कर रहा है, इन दैट केस ही विल बी टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एंड क्योंकि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, हम क्या देखेंगे, या तो इनडायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है या फिर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग कितना होल्ड कर रहा है। SBO का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आप इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्ट होल्ड कर रहे हो या इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो। डायरेक्ट है तो SBO नहीं है वो यहाँ पर। अच्छा, मैं SBO हूँ मुझे पता चल गया, सो आई हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी इन फॉर्म बैंड 1 विद इन 30 डेज। जैसे ही SBO बनी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे कंपनी को बताना है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी रिटर्न फाइल करेगी, ROC को बताएगी इन फॉर्म बैंड 2 विद इन 30 डेज, उसने ROC को बता दिया है। अच्छा, कंपनी को लगता है कि इंडिविजुअल SBO है लेकिन ये बता नहीं रहा है, सो कंपनी विल सेंड अ नोटिस दैट पर्सन हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया या उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है
तो ये जो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी 15 दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज एक्सपायर हुए, वहां से 15 डेज के अंदर अंदर वो चली जाएगी। इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है यहाँ पर, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपकी वोटिंग राइट सस्पेंड कर दी जाएगी, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, या कोई भी और तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है आपके शेयर्स के ऊपर। एंड दैट्स ऑल अबाउट एसबीओ। ठीक है, एम आई वेरी क्लियर? मजा आ गया? ठीक है, थोड़ा सा पानी पीती हूँ मैं एंड देन वी विल रिज्यूम। नहीं पीयूष, ओनली कीवर्ड्स। ऑल क्लियर, चकाचक, क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में चला गया ना पूरी तरह से? ओके, तो अभी ना आपको एक अलग तरह की पावर दिख रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? कंपनी में ओनर्स कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनके पास भी कुछ पावर होती है। अगर ये काम करना है, इन दैट केस आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी होती है। यू विल सी इन पार्ट बी कि सब काम करने के लिए कुछ लिमिट से बाहर जा रहे हो तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी लिमिट से ज्यादा लोन लेना चाहती है या कहीं लिमिट से ज्यादा बोरो कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी होती है। सो कैन आई से शेयर होल्डर के पास एक स्पेशल पावर है। अगर वो चाहते नहीं नहीं कंपनी ऐसा नहीं करे, तो शेयर होल्डर उसे स्टॉप कर सकते हैं। सो वीटो पावर क्या है? वीटो पावर इज द स्पेशल पावर जो शेयर होल्डर को दी जाती है टू स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। वो नहीं चाहते ऐसा हो तो वो मना कर सकते, वो अप्रूवल ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें घूमने जाना है, तो वीटो पावर किसके पास है? तुम्हारे पेरेंट्स के पास है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम घूमने जा ही नहीं सकते हो। मतलब उनका कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी कि वो तुम्हारा डिसीजन यहाँ पर अप्रूव कर दे, वही वीटो पावर है। वीटो पावर बेसिकली मीन्स द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स इज मैंडेटरी टू अप्रूव एनी डिसीजन या ट्रांजेक्शन। उसे हम बोलते हैं वीटो पावर या फिर वीटो राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये? क्या ये डन है? बहुत छोटी सी चीज थी, प्यारी सी चीज थी। बेसिकली शेयर होल्डर्स कैन स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। उनके पास वो पावर है, उनके पास वो राइट है कि वो मना कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपके पेरेंट्स के पास राइट होता है, उनके पास वो पावर होती है, वो मना कर सकते हैं, वैसे ही द शेयर होल्डर्स हैव द वीटो पावर। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आपको कहीं दिख रहा होगा कास्टिंग वोट, इन दैट केस वो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी में। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो क्या होता है, अगर कभी डिसीजन नहीं आ पा रहा है, 50% लोग यस बोल रहे हैं, 50% लोग नो बोल रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आएगा ना कि ये डिसीजन अप्रूव हुआ या ये डिसीजन रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो वहां पर चेयरमैन आता है, चेयरमैन कम्स टू द रेस्क्यू, चेयरमैन वोट करता है। चेयरमैन ने अगर यस पे वोट कर दिया तो वो पास हो जाएगा, फेवर में आ गया। चेयरमैन ने अगर नो पे वोट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट बेसिकली इज नथिंग बट अ चेयरमैन्स वोट। चेयरमैन जिसको वोट कर दे वो हो जाता है कास्टिंग वोट। ठीक है, इसके बारे में हम पार्ट बी में और डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत है ना, छोटे छोटे से कंसेप्ट आपको दिखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक क्लोजर, दैट इज सेक्शन नंबर 91। क्या होता है ये बुक क्लोजर? अच्छा, आपको पता है शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलता है ना दीदी? ओके, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं। कहने से शेयर होल्डर्स तो चेंज होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, बार बार शेयर्स ट्रांसफर होंगे और शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर होल्डर को बोनस देना है, कौन से शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है यहाँ पर? सो कंपनी क्या करती है टू डिसाइड द एलिजिबल शेयर होल्डर्स, कि यहाँ पर एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन है जिनको बोनस मिलेगा, ठीक है, या फिर जिनको यहाँ पर राइट शेयर्स डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए कंपनी अपने रजिस्टर्स को क्लोज करती है। सो अ कंपनी में क्लोज द रजिस्टर्स, कंपनी चाहे तो यहाँ पर रजिस्टर्स क्लोज कर सकती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज के लिए मैक्सिमम। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 45 डेज के लिए आपके रजिस्टर को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। एट एनी वन टाइम, एक टाइम पर आप मैक्सिमम 30 दिन के लिए क्लोज कर सकते हो। सो एट एनी वन टाइम आप मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज कर सकते हो।
आप बताओगे रजिस्टर क्लोज हो रहे हैं, उससे एटलीस्ट 7 डेज पहले हम नोटिस देंगे कि इस डेट तक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, उनको ही यहाँ पर बोनस मिलेगा. सो अगर रजिस्टर, इफ एट एनी टाइम द रजिस्टर इज क्लोज फॉर 30 days और मोर, इन दैट केस द कंपनी हैव टू गिव अ नोटिस. और कितने दिन पहले बताना है, 7 days का प्रायर नोटिस देना है. 7 days का प्रायर नोटिस देना है आपको. अच्छा, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी बताना है और आपको एक वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में भी बताना है दैट हमारी कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर रही है, आपकी जो बुक्स है वो क्लोज हो रहे हैं, एंड इस डेट तक के जो शेयर होल्डर्स है दे विल बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द डिविडेंड, बोनस शेयर या जो भी राइट इशू हो रहा है. ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या हो गया दिव्यांश, तुम सारे नादान परिंदे तो अपने अपने घर पर ही बैठे हो. क्या ये डन है, क्लियर है? अच्छा, हमने 3 सेक्शंस पढ़े, और खबरदार अगर तुम सेक्शंस नहीं लिख रहे हो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, यू हैव टू राइट डाउन द सेक्शंस. सेक्शंस लिखना ही लिखना है. सबसे पहला अभी आज की क्लास में हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 89 डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स. सेक्शन 90 पढ़ा एसबीओ का. सेक्शन 91 आप देख रहे हो बुक क्लोजर का. ठीक है, फटाफट सेक्शन लिखो. भूल रहे हो ना सेक्शन लिखना, कभी भी मत भूलना. जैसे ही कंपनी लॉ की क्लास में बैठे हो, कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए और सेक्शंस यहाँ पर लिखने हैं आपको. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़े. अच्छा, ये ना आपको टॉपिक थोड़ा देखा देखा लगेगा, बिकॉज ये टॉपिक हमने शेयर एंड शेयर कैपिटल में पढ़ा था. दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. आखिरकार रेक्टिफाई करना मतलब क्या होता है, कुछ चेंज करना, कुछ चीजें सही करना, है ना. कुछ सही करना, कुछ गलत हो गया है तो हम उसे रेक्टिफाई करेंगे. when there will be a need to rectify the register of members, what do you think? आपको सही कब करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स? अगर किसी पर्सन का नाम आपने बिना किसी रीजन के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया, गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया, तो उसे भी रिमूव करना पड़ेगा ना. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई if the name of a person is without sufficient cause entered in the register of members. अच्छा, अगर किसी मेंबर का नाम यहाँ पर ओमिट कर दिया, लिखना भूल गए, हटा दिया, अगर ओमिट कर दिया किसी भी पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से, तो उसे भी रेक्टिफाई करो. ठीक है. अच्छा, अगर आप अननेसेसरी डीले कर रहे हो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उस पर्सन का नाम लिखने के लिए, तो फटाफट से क्या करो, रेक्टिफाई कर दो. सो देयर आर 3 केसेस व्हेन यू विल रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. सबसे पहला, if the name of the person is entered without any sufficient cause. Secondly, if the name of the person is omitted with the register of members. And third, if any is unnecessary delays taking place in the register of members. ठीक है. अच्छा, जो पर्सन है, जो भी यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन है या जो भी मेंबर है, वो क्या कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट या एनसीएलटी के पास जा सकता है और बोल सकता है कि मेरा नाम रेक्टिफाई करवाओ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में. ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की सुनेगा और कंपनी को बोलेगा कि इस पर्सन का नाम जो है आप एंटर करो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, या फिर बोल सकते हैं इस पर्सन का नाम निकाल दो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से. ठीक है. कितने दिनों के अंदर अंदर वो बोलेगा, यहाँ पे जो भी बोलेगा 10 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनलाइज करना है. एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, वहां से 10 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को यहाँ पर चीज फाइनलाइज करनी है, कंपनी को रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करने हैं. सो द टाइम पीरियड हियर इज 10 डेज. याद आया क्या किसी को रेक्टिफिकेशन? बिकॉज हमने शेयर एंड शेयर कैपिटल में देखा था. इजी है. रेक्टिफाई कब करना है, जो भी डिसीजन है आपको 10 डेज के अंदर रेक्टिफाई से करना रहेगा. परफेक्ट प्राची मिश्रा. अच्छा, ये हमारे मेंबर्स तो बन गए हैं. क्या लगता है एक बार मेंबर बनने के बाद क्या राइट्स होगी? वेरी गुड पीयूष आनंद, परफेक्ट. सेक्शन नंबर 59 इज रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. आई वाज वेटिंग कि कोई तो बच्चा लिखकर मुझे बताए. ग्रेट, ऑसम. ठीक है, डन है. दीपांशु, यू कैन सी द प्लानर फॉर दैट. ठीक है, हमारे हर सब्जेक्ट का प्लानर आपको मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. ओके, सो डू नॉट वरी. टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो पढ़ाया जाता है उसे सेम डे रिवाइज करना. ठीक है.
सो राइट्स ऑफ द मेंबर्स, एक बार आप मेंबर बन गए हो तो आपके पास ना बहुत सारी राइट्स रहती है जब तक आप मेंबर हो। क्या राइट होती है? हम बोल सकते हैं अरे अरे कंपनी, वो जो आपकी बुक्स है, वो जो रजिस्टर्स है, उसको हम इंस्पेक्ट करने वाले हैं, सो यू हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। ठीक है, आपके पास राइट रहती है कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको कॉपीज मिल सकती है यहाँ पर। आपके पास राइट रहता है आप कोई भी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो शेयर होल्डर की। यू हैव अ राइट टू वोट, यू हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड, ये सारी राइट आपकी रहती है। वोट करने की राइट है, डिविडेंड रिसीव करने की राइट है। ये सिर्फ एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या राइट्स होती है मेंबर्स की। जब भी आप एक बार मेंबर बन जाओगे इन पार्ट्स में आपकी राइट्स कैटेगराइज रहेगी। अच्छा, ये ना बहुत प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अच्छा, सेक्शन 48 बात करता है राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बारे में। डिसेंटिंग कौन होता है? ऐसे शेयर होल्डर जो हाँ नहीं कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर। असेंट कर दिया मतलब हाँ कर दिया, डिसेंट मतलब वो हाँ नहीं कर रहे। सो सेक्शन 48 बोलता है कुछ राइट्स है इन शेयर होल्डर्स के पास जो हाँ नहीं कर रहे, जो नाराज हुए शेयर होल्डर्स है ना, उनके पास कुछ राइट्स रहती है। सो कॉन्सेप्ट क्या बात करता है यहाँ पर? अगर किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स की राइट्स को वेरी किया जाता है, व्हाट इज वेरी, चेंज किया जाता है, तो वहां पर 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो लोग जो कंसेंट नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया है, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सुनो ट्रिब्यूनल, हम नहीं चाहते हुए वेरिएशन हो, इस वेरिएशन को कैंसिल कर दो। बहुत ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। आप कोई शेयर होल्डर हो, लेट्स अज्यूम यू आर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, हमें पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मान लो आप उनके राइट्स चेंज कर लो, अभी तक 10% मिलता था, आप बोल रहे हो हम आपको ना 9% डिविडेंड देंगे, उनकी राइट्स चेंज हो रही, तो 10% ऑफ इशूड, एटलीस्ट 10% ऑफ द इशूड शेयर होल्डर्स जो सेटिस्फाइड नहीं है इस चेंज से, वो क्या करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेंगे। जैसे ही ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलती है, आपके ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर देने वाला है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आएगा, आप कोई भी वेरिएशन यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन कितने दिनों में करनी है? 21 डेज के अंदर अंदर करनी है। जो बाकी लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, क्या हो रहा है अभी? इज इट ओके? क्या वॉइस ठीक है अभी? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? अभी भी वॉइस इशू आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है? और इज इट ओके? ओके है, ठीक है बेटा, वो खर खर ना जैकेट का ही आ रहा है, ठीक है। अब इतनी ठंड में तो मैं पीडब्ल्यू टी शर्ट में भी नहीं पढ़ा सकती, अदरवाइज वो मैं कर लेती, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है ना। हाँ गरिमा, बस वो जैकेट का ही वॉइस है ना, अभी ऑब्वियसली आई कैन नॉट टीच इन द पीडब्ल्यू टी शर्ट। ओके, चलो चलो चलो, हम लोग फिर से देख लेते हैं। यस कोयल, फिर से देख लेते हैं क्या बोलता है आपका सेक्शन नंबर 48, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अगर किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट्स आप चेंज कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, इट मीन्स चेंज कर रहे हो, तो कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड कि आप चेंज क्यों कर रहे हो यहाँ पर। तो वो शेयर होल्डर्स क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वो 10% शेयर होल्डर, ऐसे नाराज हुए शेयर होल्डर्स कम से कम 10% होने चाहिए, वो 10% शेयर होल्डर्स 21 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे एनसीएलटी के पास कि एनसीएलटी हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब तक एनसीएलटी का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, आपकी कंपनी कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती, दैट इज इट। अच्छा, तुम्हें पता है अगर तुम स्कूल्स में होंगे और
लेट्स अज्यूम कि पहले आपकी टीचर बोलती कि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है 1 वीक बाद, है ना, और एकदम से बोलती नहीं नहीं 1 वीक बाद नहीं 2 दिन बाद होगा, तो कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। तो वो कम से कम कितने होने चाहिए? बाकी बच्चों ने हाँ कर दिया, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, जो डिसेंटिंग है, वो कम से कम 10% होने चाहिए। जैसे ही मैम ने ऐसा बोला, वहां से 21 डेज के अंदर उनको अप्लाई करना है प्रिंसिपल के पास। यहाँ पर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है, वहां से 21 डेज के अंदर अंदर वो अप्लाई करेंगे एनसीएलटी के पास। जब तक एनसीएलटी का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, आपकी राइट्स विल नॉट बी वेरिएट, दैट विल नॉट बी चेंज। क्या ये क्लियर हुआ है? समझ आया? सेक्शन नंबर 48 राइट बोलता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर की क्या राइट है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 10% ऑफ द होल्डर ऑफ इंश्योर्ड शेयर होल्डर जो कंसेंट नहीं कर रहे हैं, दे विल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। कितने दिनों में अप्लाई करेंगे? 21 डेज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आता आप कोई भी वेरिएशन नहीं कर सकते हो। तो आई हैव रिपीटेड माई सेल्फ 3 टाइम्स। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड है आपका वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अच्छा, ये प्रोविजन क्या बोलता है जरा ये देखेंगे हम। बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंड दिस। एक बार दोनों को रीड करो, जस्ट रीड इट। संजय, इट इज ओनली द जैकेट्स वॉइस, और कोई डिस्टरबेंस नहीं है यहाँ पर माइक में। ठीक है, फिर भी व्हाट आई विल डू इज ना, मैं बहुत अच्छे से एक बार IT पर्सन से चेक करवा लूंगी। वैसे मैं करवा चुकी हूँ एंड द ओनली थिंग इज दैट ये सिर्फ जैकेट का इशू है। जब मैं T-शर्ट में पढ़ाती हूँ तब ये इशू नहीं आता है, राइट। और वॉइस आई थिंक इतनी तो वॉइस है दैट इट इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, राइट। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, कि आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर की राइट्स को चेंज कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या शेयर होल्डर्स की राइट्स यहाँ पर चेंज हो सकती है क्या? तो कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हो, इधर यू आर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हम आपकी राइट्स विच इज अटैच टू शेयर्स उसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो लोगों का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए? अगर राइटिंग में अप्रूवल दे दिया है 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास वालों ने, और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है। ठीक है, क्या करा है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पर पास कर दिया है। इन दैट केस उनकी राइट्स वेरी हो सकती है बेटा, उनकी राइट्स चेंज हो सकती हैं। सो मेरा क्वेश्चन आता है, क्या किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट चेंज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। कंडीशन क्या है? उन्हें राइटिंग में कंसेंट देनी है ना, लिखकर राइटिंग में कंसेंट देनी है। यहाँ पर 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स वालों को राइटिंग में कंसेंट देनी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है सेपरेट मीटिंग में, दैट वी आर रेडी फॉर द वेरिएशन। हम बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। वेरिएशन कैसा होना चाहिए? जो भी वेरिएशन हो रहा है आपकी शेयर होल्डर की राइट में, वो तभी हो सकता है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। इट मीन्स आपके MOA और AOA में लिखा होना चाहिए दैट हम चाहें तो शेयर होल्डर्स की राइट्स को वेरी कर सकते हैं, हम चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराकर क्या कर सकते, आपकी राइट्स को चेंज कर सकते। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दीदी अगर MOA और AOA में लिखा हुआ नहीं है तो फिर क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा? सो इफ एट ऑल अगर आपके MOA और AOA में लिखा हुआ नहीं है, तो उस केस में ध्यान रखना आपका वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। जो भी क्लास ऑफ शेयर्स आप यहाँ पर इशू कर रहे हो उसमें प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना नहीं किया हुआ होना चाहिए। अदरवाइज क्या कर सकते हो? अदरवाइज यहाँ पर आप उसकी राइट्स को वेरी कर सकते हो। एम आई वेरी क्लियर ऑन दीज 2 पॉइंट्स? क्या ये क्लियर हो गया है दोनों पॉइंट्स? बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा।
एक्चुअली मैं भी परेशान हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये डिस्टरबेंस हो। आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट दिस। ठीक है, देखते हैं। इन द मीन टाइम ये क्लास ओवर हो जाएगी ना, तो 15 to 20 मिनट्स का जो बीच का ब्रेक रहता है उसमें मैं एक बार और चेक करवा देती हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट दिस डिस्टर्बेंस, मैं भी चाहती हूँ एकदम स्मूथली जाए ये क्लास, तो मैं इसमें चेंज करवाती हूँ। अच्छा, क्या बोला, अगर एक क्लास का वेरिएशन हो रहा है जो दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट को अफेक्ट कर रहा है, लेट्स अज्यूम इक्विटी शेयर होल्डर्स की यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है उनके शेयर्स में, जो कि अफेक्ट करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की राइट को, उनको अफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, आपको कंसेंट चाहिए होगा उन लोगों का भी। जिन शेयर होल्डर्स की राइट को अफेक्ट कर रहा है उनका कंसेंट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर्स की राइट में इफेक्ट हो रहा है, राइट, उसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको भी परेशानी हो रही, तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, 3/4 ऑफ द लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा। सो एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट्स को चेंज होने की वजह से दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की राइट्स यहाँ पर चेंज हो रही है, तो उन 3/4 ऑन द वैल्यू वाली लोगों का हमें यहाँ पर अप्रूवल चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट फिर से बताती हूँ। क्या हमारी शेयर होल्डर्स की राइट्स वेरी हो सकती है, 101% वेरी हो सकती है। आपको कंसेंट देनी है राइटिंग में, 3/4 ऑफ द लोगों का अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। कब वेरी कर सकते हो, इफ इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अगर एमओए और एओए में नहीं लिखा हुआ है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए क्लास ऑफ द शेयर से। इफ द राइट्स इज वेरीड एंड बिकॉज ऑफ दैट दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को इफेक्ट पड़ रहा है, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, उनका भी यहाँ पर कंसेंट लेना पड़ेगा 3/4 ऑफ द वैल्यू का। ओके अभिषेक, मे बी इट कैन बी द रीजन, तो हम इसे ना रेक्टिफाई करवाते हैं 101%, बिकॉज आई ऑल्सो वांट द सेम जो आप लोग चाहते हो, एकदम स्मूथली बिना किसी डिस्टर्बेंस के हमारी क्लास हो। अभी तो आई हैव दिस माइक ओनली, बट ये ऐसा इशू कभी हुआ नहीं है माइक का, इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम। वेरिएशन मतलब विनीत चेंज हो रहा है ना, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रहा है। हो सकता है आपका जो डिविडेंड की रेट है उसमें चेंज हो रहा है, आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में चेंज हो रहा है, सो दैट इज द वेरिएशन ओनली। अच्छा, एक टॉपिक और अभी हम देख लेते हैं, दैट इज नॉमिनेशन बाय सिक्योरिटी होल्डर, सेक्शन नंबर 72। अभी नॉमिनेशन क्या होता है ये जरा देखेंगे। किसी पर्सन के पास शेयर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो शेयर्स किसको जाने वाले हैं, आपको नाम लिखना पड़ता है कि मेरे बाद ये जो शेयर्स है ना ये मेरे नॉमिनी को जाने वाले हैं। अभी भी ज्यादा इशू हो रहा है। ठीक है, देखो हर एक होल्डर ऑफ सिक्योरिटी को कभी ना कभी किसी पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि उसके डेथ के बाद ये शेयर्स किसको जाने वाले हैं, तो ही हैव टू नॉमिनेट अ पर्सन कि मेरे बाद ये शेयर्स किसको जाएंगे। जो नॉमिनेशन आपको करना पड़ेगा बेटा, वो कौन से फॉर्म में करना होता है, ये नॉमिनेशन करना होता है इन फॉर्म SH13। तो 13 में बताओगे, क्या बताओगे, 13 में बताओगे कि 13 नॉमिनी कौन, ठीक है, 13 में हम बताएंगे 13 नॉमिनी कौन है बाबा। सो SS13 में यू हैव टू नॉमिनेट अ पर्सन। आपकी सिक्योरिटीज अगर जॉइंटली होल्ड कर रखी है आपने, तो आपको किसी भी एक पर्सन को नॉमिनेट करना है, सारे के सारे जॉइंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी, उसके बाद नॉमिनी कौन रहने वाला है, तो उस पर्सन को आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉमिनेट कर लेना है, राइट। अच्छा, नॉमिनेशन के लिए आपको कंपनी को बताना है कितने दिनों के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आपको नॉमिनेशन के लिए रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करना है यहाँ पर कंपनी को, 2 मंथ्स के अंदर अंदर बताना है दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ये पर्सन मेरा नॉमिनी रहेगा और इसको सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉमिनेशन क्या कैंसिल हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है क्या। लेट्स अज्यूम कि आपने नॉमिनी बनाया था आपके भाई को, अभी आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपने सोचा नहीं इसको तो मैं शेयर्स नहीं दूंगी, मेरे है ना, आपके दिमाग में गुस्सा रहा है कि इसको तो शेयर्स नहीं दूंगी, तो मैंने तो नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। सो यस, आपका नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकता है, आपका नॉमिनेशन यहाँ पे वेरी भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है आपका नॉमिनेशन, ठीक है।
चेंज करना है, कैंसिल करना है, तो कौन सा फॉर्म जाएगा, SH14 में आप आपका नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो, आप आपका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हो। कैंसिलेशन और वेरिएशन इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन कंपनी को वो नोटिस मिले। जैसे ही कंपनी को नोटिस मिला, मैंने बोला मेरे भाई को मैं नहीं देने वाली, मैं तो मेरी फ्रेंड को नॉमिनी बना रही हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। जैसे ही कंपनी रिसीव्स द नॉमिनेशन फॉर्म, वो नॉमिनेशन आपका कैंसिल हो जाएगा और नया नॉमिनेशन आ जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है। सो इन केस अगर मान लो नॉमिनी कौन निकला, माइनर निकला, इफ इन केस नॉमिनी आपका माइनर है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन नॉमिनेशन कर रहा है SH13 में, इट इज हिज ड्यूटी कि वो साथ में बता दे कि इन द इवेंट ऑफ डेथ वो यहाँ पर क्या करेगा, नॉमिनी जो है आपका माइनर है वो शेयर्स होल्ड कर सकता है, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अपना नेचुरल गार्जियन के साथ। ठीक है। सो वेयर द नॉमिनी बीइंग अ माइनर देन द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज मेकिंग द नॉमिनेशन में अपॉइंट अ पर्सन, आप किसी और पर्सन को अपॉइंट करोगे एज हिज नेचुरल गार्जियन इन फॉर्म SS13, जो साथ में बता देंगे कि ये एलिजिबल है बिकॉज ये पर्सन माइनर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को गार्जियन बना रहे हैं। हमें वेरी क्लियर? ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये डन है? इसमें कोई भी डाउट है आपको? सेक्शन नंबर 72 में कोई डाउट है? एक बार पूरा का पूरा हम साथ में रिवाइज करते हैं। क्या बोलता है, हर एक होल्डर ऑफ सिक्योरिटी वो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करने वाला है इन फॉर्म SH13। आपने SH13 में उसको नॉमिनेट कर दिया, वो पर्सन नॉमिनी रहेगा इन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर आप जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो उस केस में जॉइंटली सबकी डेथ होगी तो कौन नॉमिनी रहने वाला है, आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, आपका नॉमिनेशन वेरी हो सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म SH14 हियर। कैंसिलेशन इफेक्टिव कब होगा, जब कंपनी को नोटिस मिलने वाला है। माइनर है तो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अभी मैं आपको एक अमेंडमेंट बताने वाली हूँ जो आया था बेनिफिशियल ओनर में, विच इज आपके SEO। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर अटेम्प्ट के लिए ICSI अमेंडमेंट्स इशू करता है। ये अमेंडमेंट क्या है, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। हर एक कंपनी को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार और ऑथोराइज ऑफिसर अबाउट द बेनिफिशियल ओनर एंड सच डेजिग्नेटेड पर्सन शेल बी। सेक्शन 89 याद है सबको? यस दीदी, सेक्शन 89 में क्या होता था, एक रजिस्टर्ड ओनर होता है, एक बेनिफिशियल ओनर होता है। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर्स हम लोग होते हैं, रजिस्टर्ड ओनर्स डिपॉजिटरी होते हैं। दोनों को डिक्लेरेशन देना था। ठीक है दीदी, याद है हमें दोनों को डिक्लेरेशन देना था। लेकिन तुम बताओ, बेनिफिशियल ओनर को नहीं पता चलता है ना कि डिक्लेरेशन देना है। सो इन दैट केस हर एक कंपनी को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट ही इज द बेनिफिशियल ओनर। तो किसे डेजिग्नेट करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है? सो हर एक कंपनी डेजिग्नेट कर सकती है एक CS को, यानी कि आपको, एक कंपनी सेक्रेटरी को, की मैनेजरियल पर्सनल को डेजिग्नेट कर सकती है अदर देन CS। हर एक डायरेक्टर को बोल सकती है अगर CS और KMP कंपनी में नहीं है, दैट यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप इन्फॉर्मेशन देने वाले हो ROC को दैट ये हमारा बेनिफिशियल ओनर है। किसको किसको डेजिग्नेट करोगे? लास्ट के 5 मिनट से बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, फिर मैं इस इशू को सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, हार्डली 5 मिनट है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। तो हर एक कंपनी को डेजिग्नेट करना है इस पर्सन को फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ROC। ही कैन बी ए CS, ही मैनेजरियल पर्सनल हो सकता है अदर देन CS। हर एक डायरेक्टर यहाँ पर हो सकता है अगर CS और KMP नहीं है तो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पर्सन को डेजिग्नेट नहीं किया गया तो ये फॉलोइंग पर्सन को हम मानेंगे कि आप डेजिग्नेटेड पर्सन। मान लो आपको डेजिग्नेट नहीं किया तो भी हम तो मान लेंगे यू विल बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पर्सन। कौन है ये? तो CS हो सकता है, अगर कंपनी में CS है तो बेसिकली CS विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो ROC को बताएगा बेनिफिशियल ओनर कौन है। CS नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अगर CS भी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है कंपनी में, मैनेजर भी नहीं है, तो हर एक डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ROC
इन्फॉर्म करना है आपको, डिटेल्स डेजिग्नेटेड पर्सन की बताना है। कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है दैट इज एनुअल रिटर्न, एंड कंपनी को एनुअल रिटर्न में बताना है कि डेजिग्नेटेड पर्सन आखिरकार है कौन यहाँ पर। सो कंपनी हैव टू इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड पर्सन डिटेल्स। इन केस चेंज आ रहे हैं, पहले ना कौन था, एमडी था हमारा डेजिग्नेटेड पर्सन, लेकिन अभी हम सीएस को डेजिग्नेटेड पर्सन बना रहे हैं। आपको चेंजेस जो भी आ रहे डेजिग्नेटेड पर्सन में इन्फॉर्म करना है आरओसी को, इनफॉर्म GNL2, कौन सा फॉर्म है ये, GNL2 में इन्फॉर्म करना है। ये एक अमेंडमेंट आया था इन द बेनिफिशियल ओनर, सेक्शन नंबर 89। एम आई क्लियर? चांदनी गुप्ता कंपनी बुक्स इसलिए क्लोज कर दी बेटा ताकि उसे पता चल जाए एलिजिबल शेयर होल्डर कौन है। यस अभिराम आ सकता है बेटा। मैम द फर्स्ट पॉइंट कंटेन्स और इन सेंस ऑफ द रेजोल्यूशन or the consent of the shareholders are needed, both the conditions have to be, दोनों में से कोई भी एक शनाया मिश्रा, 3/4 मतलब भी यही हो गया, 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए, दैट इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। अच्छा कोई डाउट है तो आप बता दो। एसबीओ होने का कुछ बेनिफिट नहीं होता साहिल। ठीक है, आप किससे रिलेटेड पूछ रहे हो बेटा, ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। राज पटवा अगर इनडायरेक्टली होल्डिंग है तो वो एसबीओ कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? any of the doubt, or shall we move to our तूफानी सा रिवीजन? तूफानी सा रिवीजन करें तो लेट अस स्टार्ट विद आवर तूफानी सा रिवीजन। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? अभी वॉइस सही है? फिर मैं रिवाइज करवाती हूँ। ओके, तो यू ऑल हैव टू रिवाइज विथ मी। ये तो हमारी क्लास का रूल है कि आपको मेरे साथ रिवाइज करने। तूफानी सा रिवीजन ही आपको तूफानी से मार्क्स लाकर देगा, ठीक है ना। तो तूफानी रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप सबको मेरे साथ बोलना है, घर पे सबको पता चल जाना चाहिए कि एसबीओ तो दिलो दिमाग में बैठ गया है हमारे। ओके, तो घर पे मम्मी पापा भी बोले अरे मेरे बच्चे को हो क्या गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। क्या होते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट? बेसिकली वो राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं ऑफ द शेयर होल्डर्स। इंग्लैंड में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो वहां पर अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है देन ओनली शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट विल बी एनफोर्सिएबल। एओए में कुछ नहीं लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होने वाले। सेकंड हमने देखा सेक्शन 89 विच इज डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। दो तरह के ओनर्स होते हैं, रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर। दोनों को ही डिक्लेरेशन देना है कंपनी को। रजिस्टर्ड ओनर वो पर्सन होता है जिसका नाम रजिस्टर्ड में पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन होता है जिसका नाम नहीं है पर इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। रजिस्टर्ड ओनर कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा? MGT 4 में, विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग रजिस्टर्ड ओनर। MGT 5 में बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन देगा 30 दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही डिक्लेरेशन कंपनी के पास पहुंचा, कंपनी की ड्यूटी है कि वो किसको बताएगी? भागी भागी आरओसी को बताएगी MGT 6 में विद इन 30 डेज। सेक्शन नंबर 90 हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, ठीक है। एसबीओ का क्या देखा था हमने? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के केस में एक ऐसा पर्सन जो कि इनडायरेक्टली या फिर किसी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ कितना होल्ड कर रहा है, 10% और मोर वोटिंग राइट्स, 10% और मोर शेयर्स होल्ड कर रहा है, 10% और डिविडेंड ज्यादा रिसीव हो रहा है या वो कंट्रोल कर रहा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। सेक्शन की बात करूँ तो 25% के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है? 10% ध्यान रखना है। इन सॉल्विंग क्वेश्चंस या हर एक चीज में आपको 10% का ही ध्यान रखना है। ओके, इनडायरेक्ट होल्डिंग ही देखने वाला। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली होल्ड कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं कहलाएगा। जैसे ही आप एसबीओ बने, आपको किसको बताना है? कंपनी को बताना है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म बेन 1 में यू हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी दैट आई एम द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द आरओसी इन फॉर्म बेन 2 विद इन 30 डेज, दोनों ही केसेस में। इफ कंपनी थिंक्स दैट दिस इंडिविजुअल इज अ एसबीओ, so company will send a notice, that individual has to reply within 30 days. If the reply of the individual is unsatisfactory, then company will file a notice to the tribunal within 50 days from the expiry of 30 days. Okay, what are the consequences of non reporting? अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा राइट टू रिसीव द डिविडेंड, सस्पेंड कर दिया जाएगा कोई भी वोटिंग राइट्स, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, या किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन एनी ऑफ द
चेयर्स, दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। आफ्टरवर्ड हमने देखा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ऐसे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की क्या राइट्स होती हैं? ऐसे शेयर होल्डर्स हु आर नॉट रेडी कि हमारी राइट्स को वेरी किया जाए, दीज आर द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो वो शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स, दे विल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल विद इन 21 डेज। जब से रेजोल्यूशन पास हो बाहर से 21 डेज के अंदर वो अप्लाई करने वाले हैं। और कंपनी कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी, कंपनी कोई भी वेरिएशन नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर आपका ट्रिब्यूनल ऑर्डर ना दे दे। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था यहाँ पर वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। क्या किसी शेयर होल्डर की राइट्स वेरी हो सकती है। द राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी वेरीड, कैन बी चेंज। ठीक है, वेरी करना है तो कंसेंट शुड बी टेकन इन राइटिंग। 3/4 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल का अप्रूवल ले लो या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन आप वहाँ पर पास करवा दोगे तो उनकी राइट्स वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है। ध्यान रखना राइट्स कैसे वेरी होगी, इट शुड बी रिटन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेक श्योर this is not prohibited, the variation should not be prohibited in that particular class of shares. If the variation of one class of shareholders affects the another class of shareholders, in that case जिन shareholders को affect कर रहा है उनका भी आपको consent लेना है 3/4 लोगों का। हमने एक और concept देखा था which is veto power. Veto power is nothing, it is the right of the shareholder to stop an official action. Casting vote is different. Casting vote किसका वोट होता है? चेयरमैन का वोट होता है, जिसे हम बोल सकते हैं it is also the deciding vote here. आफ्टर लास्ट में हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा है यहाँ पर। ये अमेंडमेंट क्या बात करता है? हर एक कंपनी को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है। एवरी कंपनी हैव टू डेजिग्नेट अ पर्सन जो आरओसी को इन्फॉर्मेशन देगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। आप किसको डेजिग्नेट कर सकते हैं? यू कैन डेजिग्नेट अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उसके अलावा आप किसको केएमटी को डेजिग्नेट कर सकते हो अदर देन सीएस, या फिर हर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कंपनी ने किसी को डेजिग्नेट ही नहीं किया है तो हम किसको मान लेंगे? सीएस को। सीएस नहीं है तो एमडी और मैनेजर को। एमडी मैनेजर सीएस कोई भी नहीं है तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ देयर इज एनी चेंज इन द डेजिग्नेटेड पर्सन you have to inform in GNL2। ठीक है, GNL2 में इन्फॉर्म करना है। एंड लास्टली आपको सारी डिटेल्स एनुअल रिटर्न में बतानी होगी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। सो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अच्छा, आपको मॉड्यूल में कुछ और टॉपिक्स दिख रहे होंगे है ना, वो हमारे आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट होने वाले हैं। हमारा एक चैप्टर है दैट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। उस चैप्टर में आप कंप्लीट करोगे कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशंस वाले में। अदरवाइज अभी के लिए मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में जो भी टॉपिक्स रेलिवेंट थे वो सभी कवर हुए हैं। हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करें, वी आर नॉट स्किपिंग एनी ऑफ द टॉपिक। लेकिन ये टॉपिक्स हम आने वाले चैप्टर में देखने वाले, बिकॉज इट इज अभी के लिए नॉट रेलिवेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर यहाँ तक। वहाँ हो चुका है एंड आई होप आपने मेरे साथ रिवाइज किया है। इफ इट ऑल आपको वॉइस में इशू आ रहा था तो वो मेरी वॉइस में था, आप तो रिवाइज कर सकते थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कोऑपरेटिंग यहाँ पर। ठीक है, नहीं राजपटवा वो साथ साथ करवा दिए जाएंगे क्लास में, तो अलग से अपलोड होने का सेंस नहीं है ना। ये गरिमा सिंह, ये सब आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट, वो सब आने वाले चैप्टर में होंगे। ठीक है, सो उसके लिए डो नॉट वरी। ओके दैन, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। आई होप दिस इशू गेट्स सॉल्व सून। मैं इसको जल्दी सॉल्व करवाती हूँ। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मिनिमम कितने नॉमिनी हो सकते? तो एक नॉमिनी अपन ना, मिनिमम एक ही नॉमिनी होगा है ना। रुको 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 जरा, इन द केस ऑफ डेथ संजय इट विल गेट ट्रांसफर टू योर मदर। ठीक है, yes Dipanshu, I will try this 101%. Okay, so that is it from my side. Thank you so much for cooperating. खूब खूब अच्छे से पढ़ो। पीयूष क्या डाउट है आपका प्लीज डाउट सेक्शन में लिख दो। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जिसमें क्यों सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।